try to understand. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा very important for if you are the student of 7 onward 7, 8, 9 और इवन 10 आगे की काम करने है। तो आप यदि ठीक है सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हो तो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स आर देयर। लड़के लोग को आयन क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होता है ना। आज मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर मैं दे दूंगा और ये वीडियो आप ठीक से इसको समझ जाओगे इस क्लास को तो तुम्हें आगे का जो क्लास होगा वो इस पर बेस्ड होगा, ठीक है। वेरी बेसिक थिंग यू मस्ट लर्न अप टू 6 to 7 स्टैंडर्ड। 6 से 7 में आपको पढ़ लेना चाहिए था। आप लोग 8 में आगे पूछते आए क्या होते बता नहीं देते, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो देखो एटम क्या होता है। एटम को कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट which may or may not capable of free existence। याद रखिएगा, atom is the smallest particle of the element which may or may not capable of free existence, जिसका अपना अस्तित्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जैसे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक एटम है। धरती पर देखिएगा तो नियर अबाउट 120 एटम्स हैं डिफरेंट तरह के, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सब है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब नाम सुने होंगे, सुने हो कि नहीं सुने हो, प्रेडिक्टेबल है इसलिए। तो वो सब एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिएगा, लेकिन 9th में इसको पढ़ना है तो आपको एटम के अंदर देखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज फंडामेंटल पार्टिकल एटम में होते हैं। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बेसिक चीज है, यू मस्ट नो। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलकर के क्या बना दिया, तो ये न्यूक्लियस को बना दिया, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब प्रोटॉन पर याद रखोगे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन यदि मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कोई मास नहीं है, प्रोटॉन पर एक मास है, न्यूट्रॉन पर भी एक मास है। तो मास के मामला में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, चार्ज के मामला में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। चार्ज फोर्स हुआ है और मास उसकी क्वांटिटी हो गई। तो कोई एटम का मास है, लो अभी आपको बताया ना AMU क्या है, AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट बाय विच द मास ऑफ एटम इज रिप्रेजेंटेड। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो AMU में लिखा हुआ है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 112 पार्ट्स ऑफ C12। C12 एक आइसोटोप है कार्बन का, वह कार्बन का एटम जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6। तो मास जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण होता है, तो मास हो गया 12 मास वाला कार्बन का 12वां टुकड़ा, 12 टुकड़ा में बांट दो, इसका 112 पार्ट हो गया, उसी को 1 AMU कहते हैं, ठीक है। अब 1 AMU को ग्राम में भी ले जाओगे तो ये होता है 6.0023 और इंटू क्या होता है 6.024 इंटू 10 to the power -24, ठीक है, -27 ग्राम, 24 ग्राम होता है, और -27 किलोग्राम होता है, -3 और चला जाएगा। तो ग्राम में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उससे भी बहुत छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। उसके मास को एक तो वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास छोटा है, आई उससे भी बहुत छोटा होता है, 2000 गुना छोटा होता है, इसलिए इसको खत्म नहीं करते।
मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं, ठीक है। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास वाला चीज मिलके क्या बना दिया, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, चैप्टर का नाम क्या था आप लोग का, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, तो चैप्टर पर मैं याद नहीं रहा आप लोगों को। वो आयन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज कोई चीज क्या होके हो जाता है, उसी की चीज बात बता रहा बेसिक चीज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दूसरे को, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाच रहा है। उस दिन एक्सपेरिमेंट किए थे, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो, कि कैसे मैं उसको नचा करके बता रहा हूँ। तो वही इलेक्ट्रॉन को नाचना पड़ता है। यदि इलेक्ट्रॉन ना नाचे तो न्यूक्लियस इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, और पूरी धरती एक पिन पॉइंट में समिट जाएगी। देखिए बिग बैंग थ्योरी नाम सुना है आप लोग? क्या होता है बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आपके यूनिवर्स का निर्माण करता है, सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। कहीं कुछ नहीं था, ना हम थे ना आप थे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हो, हवा देख रहे हो, कुछ कहीं कुछ नहीं था। सब सिमटे हुए थे एक सुई के नोक में। हम सब घुस गए थे एक सुई के नोक में, सुई के नोक के बराबर थे। इवन सूर्य, धरती, पृथ्वी सब एक सुई के नोक में। और उस सुई के नोक में मान लो ये पेन का एक नोक है ना, इसका पॉइंट, वही एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ। उस अंदर उस छोटे से पिन के नोक में विस्फोट हो गया। अब विस्फोट हो गया तो किसका वहां से चला, कोई एनर्जी किया, एनर्जी खेल खेलता है। बम, एक छोटा सा चॉकलेट बम फोड़ते हो, धुआं उड़ जाता है, आवाज निकलता है, तितर बितर सब करते हैं, कम गिराया हिरोशिमा में कैसे करते पता है ना। तो उसी तरह का बड़ा सा विस्फोट हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन, उसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें से निकले और नाचते हुए क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा नाचते हुए सब गैस की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे सब क्या हो गया, ठंडा हो गए, ठंडा हो गए। अब नाच रहे, एक बार नाच ले तो कौन रोकने जाएगा भाई उसको। सन बन गया बीच में, प्लानिट सब आ गए, नाच रहे, जाइए रोकिए उसको, रुक जाएगा, कितना भारी है, कौन जाके रोकेगा। तो उसी बिग बैंग से सब नाचते हुए बन गए और ये सोलर सिस्टम सबका अस्तित्व सामने ठंडा हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई और फिर लाइफ धरती पर जीवन आया 5 अरब वर्ष पहले। और 5 अरब वर्ष के बाद साढ़े 3 अरब वर्ष पहले धरती पर लाइफ आया। 1.5 अरब वर्ष इसको ठंडा होने में पानी खोल रहा था, गैस सब थे, ये सब हुआ। एनीवे, तो मैं ये बताने वाला हूँ जिसे हेलो कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व तभी आया जब बिग बैंग थ्योरी। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भारी सेंटर में आ गए। कोई चीज को घुमाओगे तो क्या होगा, भारी चीज तुम्हारे पास रहेगा, है ना, या फेंकाएगा, दूर रहेगा, या कहीं जब वो कोई चीज नाचता होगा तो उसका भारी चीज होगा वो नीचे बैठेगा या सेंटर में आएगा। तो कोई भी हेवी चीज था वो सेंटर बन गया और जो हल्का था वो चारों तरफ नाचने लगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर बना लिए, न्यूक्लियस बना लिए और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अब किसी में 1-2 इलेक्ट्रॉन, किसी में 4-5, किसी में 6-7। अब ये इनके डिफरेंस के कारण तरह तरह के एटम 120 एटम बन गए, जिसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हीलियम है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये सब बना। फिर लिथियम इसमें बड़ा है, देख लेना। तो वो अब यदि हम हाइड्रोजन, तो ये एटम हुआ, ये हाइड्रोजन का एक एटम। अब एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, बहुत सारे एटम अकेले नहीं मिलता। हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं मिलेगा, बहुत एक्टिव है, ये अकेले मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा तो H2 के रूप में मिलेगा। 2 एटम मिल जाएंगे आपस में, और 2 एटम मिलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का ये शेयर कर लेगा आपस में, ठीक है, लेन देन नहीं करेगा। एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अब दोनों आपस में ऐसे शेयर करके बॉन्ड बना लिया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया।
अब ये इसका डुप्लेट, अब केमिस्ट्री में दो नियम होता है, ऑक्टेट और डुप्लेट। यदि 8 इलेक्ट्रॉन वो बाहर में रख लेते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं तो वो इनर्ट हो जाता है, उनको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, मतलब शांत हो गए। और जिनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस उसको ऑर्बिट कहते हैं, तो जिनके ऑर्बिट में 2 डुप्लेट, 2 मतलब डुप्लेट, 1 मतलब ऑक्टेट, ये मैजिक नंबर है। ये डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा करने के लिए पूरी रिएक्शन होती है केमिस्ट्री, 10 मिनट, ठीक है। तो ये करते हैं, तो ये आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइन क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच हैड प्री एग्जिस्टेड। इसका क्या कहलाता है, एटम का में और में नॉट, इसका अस्तित्व आ जाएगा। मॉलिक्यूल होता है, एटम नहीं होता, किसी किसका होता है इनर्ट है, जैसे हीलियम का है, देखो हीलियम का एटम मिल जाएगा, कार्बन का एटम मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का एटम नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन का एटम नहीं मिलेगा, एक्टिव है, तुरंत दूसरे नाइट्रोजन से एक तो मिल जाएगा मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल एटम का भी होता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी बनता है। अब यही एटम जब कंपाउंड बनाते हैं, देखो हाइड्रोजन है, अब एक क्लोरीन हम देखते हैं, क्लोरीन, इसको क्लोरीन कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो पीरियोडिक टेबल में देखो 17वां पोजीशन पर होगा, एटॉमिक नंबर 17 होगा। तो और प्रोटॉन इसमें 17 है होगा, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन इसका 35.5 वेट माना जाता है, ठीक है। तो 18 मान लो इसके पास न्यूट्रॉन है, समझा। तो अगेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसका न्यूक्लियस हो जाएगा और 17 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। अब 17 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटने का उनका एक नियम है, ठीक है, फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से अब मान लो यहाँ 17 दे दो, 17 प्रोटॉन दे दो, 18 न्यूट्रॉन दे दो, मिलकर क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट कहते हैं, सैटेलाइट में मूव करता है ना, सोलर सिस्टम में ऑर्बिट कहते हैं, यहाँ भी ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, पाथ के अंदर पाथ होता है, सब पाथ होता है। तो ये के सेल, इसको के ऑर्बिट कहते हैं, याद रखना, इसको हम लोग के सेल कहते हैं, बस जो नजदीक वाला है। उसके बाद वाले को एल कहते हैं, उसके बाद वाले को एम कहते हैं, उसके बाद वाले को एन कहते हैं। जैसे ना मर्क्यूरी वेनस और जैसे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना सोलर सिस्टम में, उसी तरह यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। के सेल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल सेल में 8 रहेगा। तो आप बताओ 17 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10 तो निकल गया, तो कितना बचा 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा एल सेल। तो आप बताओ कि क्लोरीन के पास कितना सेल होगा, ऑर्बिट होगा, क्लोरीन एटम के पास कितना ऑर्बिट होगा, 3। कौन कौन, के एल एम। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे उसमें, के में कितने होंगे 2, एल में कितने होंगे 8 और एम में कितने होंगे 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं 2 8 7। और यहाँ एक नियम आता है कि 8 इलेक्ट्रॉन करो या 2 इलेक्ट्रॉन, 8 पर ऑक्टेट, 1 पर ऑक्टेट हो जाएगा और 2 पर क्या होगा, डुप्लेट हो जाएगा, 2 पर डुप्लेट। तो ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 अपने से है, कितना ले लेगा कि वो 8 कर लेगा। लो बोलते नहीं समझ में आ रहा है, इतना भी तो डिफिकल्ट नहीं कि नहीं समझ सकते हो, बेसिक चीज तो बता रहे हैं। एटम है, एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 9th में पढ़ोगे। हेलो ए लड़का, 9th में केमिस्ट्री में सब पढ़ना है, तो कैसे समझ में आएगा, आधा एक तो निकल गया, तुम लोग को समझ में आना चाहिए। देखो
मैं फिर से बता रहा हूँ, एटम है। एटम का स्ट्रक्चर जब देखा गया, एटम के अंदर क्या है, एटम किस चीज से बना हुआ है? अच्छा चलो, तुम किस चीज से बना हुआ है? तुम किस चीज से बना? कौन कौन एटम है तुम्हारे में? एटम कौन कौन है? अरे प्रोटॉन तो एटम के अंदर है। एटम को कितने तरह का है तुम्हारे में? तुम्हारे शरीर में एटम कितने तरह का है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। 4 एटम से 99% बने होते हैं। यदि तुम्हारे अंदर से एटम निकालने लगे तो क्या क्या निकलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 99%। 1% में बाकी 16 एलिमेंट है। तो 16 एलिमेंट में बाकी जो 4 तो निकाल दिए, 12 एलिमेंट है, वो 1% में, जिसके अंदर आ जाएंगे फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, फिर क्लोरीन, सोडियम, ठीक है, ये सब आ जाएंगे मिलकर के 12 एलिमेंट होते हैं। इसी से तो आप बने। और वो किससे बने हुए हो? सोडियम किससे बना हुआ है? तुम तो सोडियम से बना हुआ है या कार्बन बना हुआ? कार्बन से बना हुआ। कार्बन किससे बना हुआ? अरे मोट सब एटम बना हुआ किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे एटम जो पीरियोडिक टेबल के 120 एलिमेंट हैं, सब मिलकर के किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अभी तक यही आगे मत जाओ, इतना ही समझो, किसी 3 से बने हुए हैं। आयरन भी इसी से बना हुआ है, और कॉपर भी इसी से बना हुआ है, एल्युमिनियम भी इसी से बना हुआ है, लकड़ी भी इसी से बना हुआ है, लोहा भी इसी से बना हुआ है। तो फिर लकड़ी और लोहा क्यों अलग है? गोल्ड और सिल्वर और एल्युमिनियम क्यों अलग हो गए? सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बने हुए हैं। तो व्हाई आर दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टी? क्वेश्चन है ये। 7th स्टैंडर्ड में जाना चाहिए। क्यों अलग हो जाता है? लोहा मजबूत हो गया, एल्युमिनियम कमजोर हो गया है लड़का। लोहा मजबूत हो गया, एल्युमिनियम कमजोर क्यों हो गया? सोना भारी क्यों हो गया? वही क्वेश्चन का आंसर है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, वाटर का बता रहे थे ना कि वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कौन भारी है? बोला गया अभी तो पढ़ाए थे, ऑक्सीजन भारी है और हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो ऑक्सीजन का 16 है। कार्बन के बाद वहां भी से मेजर किया गया तो उसका 1 एमयू आया, किसका? हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन का कितना आ गया? 16 को हाइड्रोजन रखिएगा तो 1 को ऑक्सीजन बराबर कर देगा, उतना भारी है। तो क्यों कोई भारी है, कोई हल्का है? कोई एटम भारी क्यों है, कोई हल्का क्यों है? कोई एल्युमिनियम क्यों है, कोई आयरन क्यों है? उसी का आंसर मैं देना क्यों है, क्योंकि उसमें नंबर इनके क्या है, नंबर से डिफरेंट है। ध्यान से सुनो, नंबर डिफरेंस होने के कारण इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। नंबर बदल जाएगा तो प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो मैं वही बता रहा था, मॉलिक्यूल में मतलब एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाती है, तो वही हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना दिया? नाइट्रोजन, H2, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी होता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी होगा। अब देखिए जो CO2 है, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल, कंपाउंड बन गया, देखो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो गया। तो कंपाउंड को डिफाइन कैसे करते हैं? द कंपाउंड इज the substance which is made up of 2 or more elements in a definite in a fixed ratio। यहाँ कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन 2 है, रेशियो फिक्स। समझ में आई? तो कंपाउंड हो गया। और रेडिकल क्या हो गया? अब यही देखो यहाँ फिर आ गए। अब हाइड्रोजन यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, ध्यान देना, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे या सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 होगा।
और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन दोनों के बीच में होगा और HCl बन जाएगा। तो HCl क्या हो जाएगा? ये आयनिक कंपाउंड होता है, पार्शियली है। अब जैसे सोडियम की बात करें हम, NaCl की बात, तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 2 8 और कितना बचेगा? 1। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके पास क्या हो गया? 8 हो गया अंत में, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। और क्लोरीन को क्या था? 2 8 7 था, तो उसने ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो अब इसके पास क्या हो गया? 2 8 8 हो गया, तो ये क्लोराइड हो गया, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। और सोडियम लूज कर दिया, तो यहाँ लूज कर दिया, तो ये प्लस हो गया। तब ये प्लस और माइनस के कारण क्या हो गया? दोनों में खिंचाव, और वही खिंचाव को क्या कहते हैं? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन गया। और यही दिस इज द मिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। और वही आयन हो गया जो चार्ज कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड, NaCl, Na+Cl-, इसी को क्या कहते हैं? हेलो, इसी को आयन कहते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, नेट में जाकर सर्च कीजिएगा रेडिकल, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, बस यही होता है। मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, 1 वैलेंसी वाला, 2 वैलेंसी वाला, 3 वैलेंसी वाला, 4 वैलेंसी वाला, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, सिंपल भी, कंपाउंड भी। सिंपल मतलब एक का बना हुआ, जैसे यहाँ देखो ये सिंपल है, अभी मैंने कोई लिखा था यहाँ कार्बोनेट लिखा, ये कार्बोनेट, ये कंपाउंड है। और ये क्या हो गया? सिंपल है। अब सिंपल में ये क्या है? निगेटिव है, पॉजिटिव है। तो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ये सब खोज करके और इससे कंपाउंड बनाइए। लगभग आप लोग 1500-1600 कंपाउंड बना के दिखा दीजिएगा हमको। हाँ, 40 रेडिकल है जो कॉमन है, यूज होता है, 40 रेडिकल पॉजिटिव है और 40 रेडिकल निगेटिव है। तो हर पॉजिटिव हर निगेटिव से कंपाउंड बनाएगा, वो अगला क्लास में बताएंगे। अभी बताएंगे तो ये भूल जाइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।